गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जैसा कि आपको पता है वी हैव मेट अगेन, और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर कौन सा है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड विद किंगडम प्रोटिस्टा, राइट? तो हमारा डेली का क्या रूटीन है? वी रिवाइज द प्रीवियस क्लास फॉर 4 to 5 minutes, देन वी मूव फर्दर। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद किंगडम प्रोटिस्टा। यू नो इट वेरी वेल। किंगडम प्रोटिस्टा। और ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके जो सारे के सारे मेंबर्स हैं दीज आर यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर होने के साथ साथ सी, हाँ, यूनिसेलुलर होने के साथ साथ ये कैसे हैं? दीज आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स। But the boundaries of this kingdom are not defined. Boundaries defined क्यों नहीं है? What is the reason behind it? The reason behind it is because some of the protists are plant-like. तो उनको हम कहते हैं holophytic protists. Holophytic protists. These are actually plant-like protists. Plant-like protists. सेकेंड नंबर पर जो है दीज आर सेप्रोबिक प्रोटिस्ट। सेप्रोबिक का मतलब है कि देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फंजाई लाइक, सेप्रोफाइटिक। तो इसलिए वी राइट डाउन हियर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स। फंजाई like protists. And the third one, they share most of the characters like animals, so they are termed as animal like protists. They are termed as animal like protists. तो इनको हम कहते हैं होलोजोइक प्रोटिस्ट्स। होलोजोइक प्रोटिस्ट्स। So these are animal like protists. ऑल गुड। तो मैंने किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज बता दी कि दीज आर नॉट डिफाइंड। अब जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं इनको हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। सबसे पहले वी हैव क्राइसोफाइट्स। नंबर 2 वी हैड डायनोफ्लैजिलेट। Number 3 we had euglenoids.
और जो अपने सेप्रोबिक प्रोटिस्ट हैं, सेप्रोबिक प्रोटिस्ट में कौन है? इनमें है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स। और होलोजोइक प्रोटिस्ट में एक ही ग्रुप है जिसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ, एंड वी विल स्टडी प्रोटोजोआ टुडे। प्रोटोजोआ। अब थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। ये जो क्राइसोफाइट्स हैं इनमें मेनली कौन कौन आते हैं? इनमें आते हैं डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। इसमें भी क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, इसमें भी क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, बट यूग्लिनॉइड्स में क्लोरोफिल ए एंड बी होता है और बीटा कैरोटीन्स होते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन्स होते हैं, इसमें अल्फा कैरोटीन्स होते हैं, इसमें डाइडिनोजेंथिन होता है, इसमें दोनों में ज़ैंथोफिल्स होते हैं। अब ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं इनके जो डायटम्स की जो सेल वॉल होती है क्राइसोफाइट्स की, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? जल्दी बोलिए, किसकी बनी होती है? सिलिका की। एंड दिस सेल वॉल इज नियरली इनडेस्ट्रक्टेबल, वो मरती नहीं है। इसलिए जब डायटम दे डाई, वो मर जाते हैं, वो सी फ्लोर पर डिपॉजिट्स बना देते हैं, एंड दैट डिपॉजिट्स आर नोन एज डायटोमेशियस अर्थ और कीसलगर। याद आया? और ये ग्रिटी होता है, एंड बिकॉज इट इज ग्रिटी इट इज यूज्ड इन द पॉलिशिंग ऑफ मेटल सरफेसेस एंड इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम बताते रहते हैं। फिर आता है डायनोफ्लैजलेट्स। डायनोफ्लैजलेट्स के एग्जाम्पल है जिम्नोडीनियम, गोनियालॉक्स, और इसमें देयर आर टू फ्लैजिलास विद डिफरेंट ओरिजिन। एक जो फ्लैजिला होती है वो टर्मिनल होती है, यहाँ से निकलती है, और दूसरी जो फ्लैजिला होती है वो सेल वॉल के बीच में ग्रूव होती है, उस ग्रूव में से निकलती है। सी, दिस इज द ग्रूव, और इस ग्रूव में से निकलती है दूसरी फ्लैजिला। वन इज द लॉन्गर, अदर वन इज द शॉर्टर। इसको हम कहते हैं हीट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन। एक और चीज़ डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, ये कुछ टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं जिनको सेक्सी टॉक्सिन्स कहते हैं, एंड दीज आर पॉइजनस टू फिशेस। ठीक है। एक और चीज़ है डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में कि इसकी जो फ्लैजिला होती है, दे आर लाइक वर्लिंग विप्स, लहराते हुए चाबुक की तरह होती हैं। Now let's move on to euglenoids. Euglenoids में the photosynthetic pigments are just like higher plants. Chlorophyll A, chlorophyll B, beta carotenes, carotenoids and xanthophyll. तो ये इसलिए photosynthetic होते हैं in the presence of light, but when light is not present they feed on other planktons. तो वो उनका animal like behavior है. Because they have dual behavior, hence the mode of nutrition is said to be mixotropic. Plus यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है, ये आपको मैंने कल बताया था। देन केम आर स्लाइम मोल्ड्स। ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये सेप्रोबिक प्रोटिस्ट है, मतलब ये फंजाई जैसे हैं, क्योंकि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोफाइटिक, मतलब डिकम्पोजिंग। दे डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द डेड bodies, and when the food is digested they absorb the nutrition. So this mode of nutrition is also called absorptive. स्लाइम मोल्ड दो तरीके के होते हैं, ए सेलुलर और सेलुलर। जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो फेवरेबल कंडीशंस में कुछ बड़े बड़े एग्रीगेशंस बनाते हैं जिनको प्लाज्मोडियम कहते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशंस में ये डिफरेंशिएट होती हैं प्लाज्मोडियम किस में? फ्रूटिंग बॉडीज में, जिसमें उनके टिप्स पर क्या आते हैं? स्पोर्स। तो ये फंगल कैरेक्टर है। डन। इसके एग्जाम्पल्स हैं फाइजेरम, फाइजिरेला, डिक्टोस्टीलियम और फ्यूलिगो। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हमने पढ़ा था कल, एंड दिस वन दैट इज प्रोटोजोआ, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। आपको पता है जब अच्छा पहले हम देख लेते हैं अल्वीना। बच्चे बहुत लेट आते हो आप। अल्वीना, आज आपने कल की क्लास पढ़ी होगी मेरे हिसाब से। आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआ में हमें क्या क्या पढ़ना है? We will be studying what? We will be studying
protozoa, major features, then amoeboid protozoans, flagellated protozoans, ciliated protozoans and sporozoans. एक्चुअली ये वाला जो चैप्टर है ना प्रोटोजोआ वाला, ये हमें उसमें भी हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा, जल्दी बोलिए। ये प्रोटोजोआ वाला जो चैप्टर है ये हमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो नाउ ये शुरू करते हैं अपने प्रोटोजोआ से। ठीक है, तो क्या करना है हमें, हाँ, तो लेट्स स्टार्ट अप विद प्रोटोजोआ। चलिए, तो प्रोटोजोआ, व्हेन आई वाज इन ग्रेड 11 हम प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में पढ़ते थे और हम ऐसे पढ़ते थे फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ, सेकंड पॉरीफेरा। लेकिन आप लोग एनिमल किंगडम में मैं क्योंकि पढ़ाऊंगा, हमारा फर्स्ट फाइलम होगा पॉरीफेरा, क्योंकि अब प्रोटोजोआ को कहाँ पर रख दिया गया है, अब प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। तो ऑल द प्रोटोजोअन्स, मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोअन्स आर पैरासाइट्स। Most of the protozoans are parasites. पैरासाइट्स का मतलब होता है दे लिव ऑन द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स और इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स। किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के न्यूट्रिशन लेते हैं, किसी के अंदर रहकर लेते हैं। तो ये प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बॉडी पर चिपके रहे, वो किसी को खा भी सकते हैं और वो पैरासाइट तो होते ही होते हैं। सो दे आर हीट्रोट्रॉपिक। तो हम इसको ना स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोअन्स आर हीट्रोट्रॉपिक। आर heterotrophs. Heterotrophs means which depend on other organisms for food. ठीक है, तो ये heterotrophs में भी दो तरीके के हो सकते हैं, either they are predators or they may be parasites. ठीक है, plus they are considered to be the primitive relatives of animals. They are primitive relatives of animals. एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हम तो फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ ही पढ़ते थे। एंड दे आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स, दे आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। वो अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोटोजोआ की स्टडी किसने की थी? प्रोटोजोआ वर फर्स्ट स्टडीड बाय एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो first studied by Anton von ल्यूवेनहॉक। मुझे तो ईयर भी याद है, आपको पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो आप ये ईयर अगर आपको याद नहीं करना है तो आप याद नहीं करेंगे। लेकिन प्रोटोजोआ टर्म किसने दिया था? टर्म protozoa was given by
गोल्डफस किसने दिया था? गोल्डफस ने दिया था। और इसकी जो ब्रांच होती है, जो स्टडी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोलॉजी। साइंस और स्टडी इज कॉल्ड प्रोटोजोलॉजी, जिसमें हम प्रोटोजोआ के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। इनका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये यहाँ पढ़ना ज़रूरी है। तो हियर आई एम राइटिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, that is called protoplasmic organization. Protoplasmic level of organization. अब ये बेचारे यूनिसेलुलर हैं, तो आपको पता है इसमें ना टिश्यूज होंगे, ना इसमें टिश्यू सिस्टम होगा, और इसका एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन कैसे होगा? इनकी बॉडी के जनरल सरफेस से। तो इसमें respiration and excretion by general body surface। और इसमें रेस्पिरेशन के नाम पर क्या होता है भाई? ऑर्गन्स तो डेवलप होते नहीं है, तो क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस, ठीक है। अच्छा, फिर ये पूछा जाता है कि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, क्योंकि ये एक्सक्रीशन तो करता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी वेस्ट जो इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो क्या होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट विल बी अमोनिया। क्या होगा बेटा? अमोनिया होगा। अब कुछ सिक्रीशन इन लोगों के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से भी होता है, या हम ऑस्मोरेगुलेशन कह सकते हैं। हम व्हाट कैन वी से? सम एक्सक्रीशन और osmoregulation takes place by a contractile vacuole. अब थोड़ा इनकी हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। प्रोटोजोआ को क्लासिफाई किया गया किसके बेसिस पर? लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज के बेसिस पर। तो हियर आई एम राइटिंग प्रोटोजोआ, और इसको हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, देन सेकंड नंबर पर है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स, देन ciliated protozoans, and finally we have sporozoans.
एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? बेसिस होता है लोकोमोटरी ऑर्गेनली। लोकोमोटरी ऑर्गन, जैसे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में लोकोमोटरी ऑर्गन है सूडोपोडिया। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में नाम से पता चल रहा है इट इज फ्लैजिला। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में इट इज सीलिया। एंड स्पोरोजोन्स में लोकोमोटरी ऑर्गन होता ही नहीं है। इसमें एक एक दो दो एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, फिर एक एक ग्रुप को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी, डिजीजेस वाले चैप्टर में भी बहुत काम आएगा। तो इसका जो एग्जाम्पल्स हैं दैट इज अमीबा एंड एंटामीबा। इंडिया में जो अमीबा की सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ मिलती है दैट इज़ अमीबा प्रोटियस। ऐसे ही एंटामीबा की एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा गिंगी वैलिस। फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। सीलिएटेड का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। और स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पैरासाइट है। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, and this plasmodium is the malarial parasite. All good? So now let us start up with amoeboid protozoans. अब अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, अमीबा का जैसे ही हमारे सामने नाम आता है हमें पता लगता है कि वो इधर से उधर कूदता रहता है। सेल वॉल तो होती नहीं, लेकिन उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? अनइवन शेप होती है। और ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ये आपके मराइन वाटर में भी मिलते हैं, और मॉइस्ट सॉइल में भी मिलते हैं। तो हैबिटेट क्या होता है? Habitat is fresh water, marine water and moist soil। ये इन सब जगह पर बहुत आराम से मिलते हैं। इनका मूवमेंट कैसा होता है? जैसे मैंने आपको बताया, मूवमेंट बाय सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया एक्चुअली क्या होता है? सूडोपोडिया इज फॉल्स फीट। देखिए ये सूडोपोडिया होता कैसा है, जैसे ये है, दिस इज अमीबा, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज अमीबा। अब क्या होगा, इसके एक डायरेक्शन में जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रेशर लगाएगा और इसमें से इस तरफ से ऐसे
दिस इज सूडोपोडिया। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये सारा अमीबा यहां पर इकट्ठा हो जाएगा और ये सूडोपोडिया गायब हो जाएगा। दिस इज हाउ द अमीबा दे लोकोमोट। तो बस याद रखना है, सूडोपोडिया होता है, फॉल्स फीट होता है, ठीक है। और ये सूडोपोडिया से क्या करते हैं, दे कैच देयर प्रे ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, ठीक है। तो दे ऑल्सो कैच देयर प्री मतलब शिकार जिसको करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन कुछ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं विच आर मेराइन, और उनके सरफेस पर ना सिलिका के शेल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सिलिका शेल्स। द मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स on their surface। याद रखना, ठीक है, सरफेस पर सिलिका शेल्स होते हैं। बच्चों कोई डाउट्स, अल्वीना समझ में आ रहा है, ठीक। और सम ऑफ देम आर व्हाट, सम ऑफ देम आर पैरासिटिक। सम ऑफ देम आर पैरासिटिक। एग्जाम्पल एंटामीबा। एग्जाम्पल्स मैं आपको चार्ट में पहले लिखवा चुका हूं, अमीबा होता है एग्जाम्पल और एंटामीबा होता है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में। तो एग्जाम्पल्स करके हेडिंग डाल देता हूं, एग्जाम्पल्स। नंबर 1, अमीबा प्रोटियस। मैंने आपको बताया था ना कि इंडियन वाटर्स में सबसे ज़्यादा जो अमीबा मिलता है वो अमीबा प्रोटियस होता है। और पहले तो हम ये भी पढ़ते थे, आप चाहें तो याद रख लें, सूडोपोडिया भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अमीबा में जो सूडोपोडिया मिलता है दैट इज कॉल्ड लोबोपोडिया, ठीक है। अब ये फ्रेश वाटर्ड होता है और इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फ्रेश वाटर्ड, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनी न्यूक्लिएट। लेकिन अमीबा प्रोटियस डिजीज कॉजिंग नहीं होता है, ये दूसरे प्लैंक्टन्स को खाता है, तो इसका न्यूट्रिशन होना चाहिए होलोजोइक, ठीक है। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन। बेटा दूसरा एग्जाम्पल है किसका, जायंट अमीबा, जिसको हम कहते हैं पीलोमिक्सा। पीलोमिक्सा, it is also called giant amoeba। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़नी है, बस एग्जाम्पल मुझे आपको बताना था इसकी। हाँ, ये अगर आपसे डायमीटर बाय चांस पूछ लें तो ये बहुत बड़ा होता है, नेकेड आई से भी दिख जाता है। इसका जो डायमीटर, जो लेंथ होती है
लेंथ इज 2.5 मिलीमीटर। तो ये इसको सबसे जाइंट अमीबा बोला जाता है, फ्रेश वाटर्ड होता है। इतना सब हमें नहीं करना। फिर आता है नंबर 3, दैट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा की मैं आपको दो स्पीशीज पढ़ाऊंगा, एक तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, दूसरी एंटामीबा गिंगीवैलिस है। तो ये जो हिस्टोलिटिका है ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, एक होती है मैग्ना फॉर्म, एक होती है माइन्यूटा फॉर्म। ठीक है, तो टू फॉर्म्स, मैग्ना फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज माइन्यूटा। माइन्यूटा तो का मतलब तो होता है बहुत छोटा। जो मैग्ना फॉर्म होता है उसका नाम होता है ट्रोफोजोइट। ये ना ट्रोफोजोइट मलेरिया की लाइफ साइकिल में भी आपने पढ़ी, एक स्टेज है। और ये जो ट्रोफोजोइट होती है ये कैसी होती है, बीमारी करने वाली। तो ये होती है ट्रोफोजोइट, और ये कैसी होती है, पैथोजेनिक। वेयर एज जो माइन्यूटा फॉर्म होती है उससे बीमारी नहीं होती, दैट इज नॉन पैथोजेनिक। ये तुरंत याद हो जाता है कि हिस्टोलिटिका की, एंटामीबा हिस्टोलिटिका की दो फॉर्म्स होती हैं। ये कहाँ रहता है, इट लिव्स इन द अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमंस, हमारे अंदर रहता है। और इससे क्या होती है, अमीबिक डिसेंट्री। ये इंपॉर्टेंट है। causes अमीबिक डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब है लूज मोशन, डायरिया जैसा, पेट में गुड़ गुड़। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पेट में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, देन मोशन होता है, मतलब लूज स्टूल होते हैं, फीकल मैटर पास ऑन होता है, लूज लूज होता है, और उसमें म्यूकस भी हो सकता है और ब्लड भी हो सकता है। ठीक है, तो अमीबिक डिसेंट्री जिसको हम कहते हैं अमीबियासिस। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए हैं, एब्डोमिनल पेन, लूज स्टूल विद ब्लड एंड म्यूकस। और इसके लिए मेडिसिन कौन सी दी जाती है वो भी मैं लिख देता हूं, द मेडिसिन इज मेट्रोजिल। Now, the fourth one is Entamoeba gingivalis. बेटा ये जो एंटामीबा गिंगिवैलिस है इससे दांतों का डिसऑर्डर होता है, हमारी जो कैविटीज होती हैं वो सड़ने लग जाती हैं। एंड दिस इज द पैरासाइट बिटवीन द टीथ ऑफ मैन। पैरासाइट बिटवीन टीथ ऑफ मैन। और इससे कौन सी बीमारी कॉज होती है, पायरिया। पायरिया, it increases पायरिया। पायरिया इज द डिजीज ऑफ द गम्स ऑफ द टीथ। कैविटीज बन जाती हैं, उसमें डिकम्पोजिशन होता है, सड़ने लग जाती हैं। और ये कैसे पता चलता है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी मुंह में से गंदी स्मेल आती है, तो दैट इज। और इसका इलाज जो होता है वो, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट डेंटिस्ट करते हैं, माउथ वॉशेज होने चाहिए, प्रॉपर ब्रशिंग दी टीथ होनी चाहिए, और कुछ एंटीबायोटिक्स चलाते हैं। तो दिस इज व्हाट amoeboid protozoans. Now number 2 we are moving on to flagellated protozoans. जो flagellated protozoans होते हैं उनमें जो मूवमेंट होता है वो फ्लैजिला से होता है। अब फ्लैजिला से यू आर एक्वेंटेड, डायनोफ्लैजिलेट्स में भी आपने पढ़े थे, यूग्लिनॉइड्स में भी पढ़े थे, तो यू नो इट वेरी वेल। सो नंबर 2 we are going to study
फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। नाम से ही पता चल रहा है इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, फ्लैजिला। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है, फ्लैजिला। फ्लैजिला मूवमेंट में भी हेल्प करता है, फ्लैजिला खाने को, अपने प्रे को पकड़ने में भी हेल्प करता है। और इसके जो ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं ये या तो फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासाइट्स होते हैं। सो members are either free living or parasites। इसके तो बहुत सारे डिजीजेज हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं क्योंकि लोकोमोटरी ऑर्गन इनका फ्लैजिला होता है। और जो पैरासिटिक, ये वाले जो पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं, दे कॉज मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस। फ्लैजिलेटेड protozoans cause many types of diseases। All good। For example, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। क्या है, ट्रिपैनोसोमा। अब ये जो ट्रिपैनोसोमा है इससे जो डिजीज होती है, दैट डिजीज इज स्लीपिंग सिकनेस। क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस। अब जरा एक एक करके इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। नंबर 1, जो ट्रिपैनोसोमा की सबसे जो मोस्ट पॉपुलर जो स्पीशीज है, दैट इज ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। बेटा ये जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है, इट कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस ये किसी के ब्लड में, बॉडी में आ जाता है तो वो उसका शरीर, जो बॉडी है वो लेथार्जिक हो जाती है, गिरा गिरा रहता है, नींद नींद से आनी रहती है। और जो इसका वेक्टर होता है वो क्या है, दैट इज सीसी फ्लाई। वेक्टर इज सी फ्लाई, जिसका जोलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है ग्लॉसिना पेल्पैलिस। ग्लॉसिना पेल्पैलिस। और इसका जो होस्ट है, कौन सा होस्ट, रिजर्व होस्ट, वो है बारहसिंगा, जो हिरन टाइप का होता है, दैट इज एंटीलोप। रिजर्व होस्ट इज एंटीलोप। और ये जो पैरासाइट है ये कहाँ पर रहता है, ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में रहता है। आप चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो याद कर लीजिए। और इसका जो लार्वा है, इट एंटर दी CSF,
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन के CSF में चला जाता है और हमारे ब्रेन को डैमेज करता है, तभी शरीर गिरा गिरा रहता है, नींद आती रहती है और इंसान पड़ा रहता है। जैसे ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है, ऐसे ही ट्रिपैनोसोमा रोडियंस है। क्या है? रोडियंस। तो बस उसमें हम लिखेंगे नंबर 2, ट्रिपैनोसोमा रोडियंस। और ये क्या करता है? इट कॉजेस रोडीसियन स्लीपिंग सिकनेस। इसमें वेक्टर वेक्टर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर एक है ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई। क्या है? ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई। ये क्या करता है? ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई ये क्या कॉज करता है? साउथ अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। कॉजेस साउथ अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वी कॉल इट एज चगास डिजीज। चगास डिजीज कहते हैं। और ये किससे स्प्रेड होती है? एक बग होता है, बग माने खटमल जैसा होता है, जिसको हम कहते हैं ट्राइयाटोमेट बग। ठीक है, तो ये ट्राइयाटोमेट बग से फैलती है। स्प्रेड बाय ट्राइयाटोमेट बग। ये ऐसे लिख सकते हैं, स्प्रेड बाय पीसेस ऑफ फीकल मैटर ऑफ ट्राइयाटोमेट बग्स। तो ये 3 एग्जांपल्स हो गए। 4th एग्जांपल है लिशमानिया डोनोवानी। ये जो लेशमानिया डोनोवानी है, ये क्या कॉज करता है? इट कॉजेस काला अजार, जिसको डम डम फीवर भी कहते हैं, या बहुत से लोग लिशमैनियासिस भी कह देते हैं। कॉजेस काला अजार और डम डम फीवर, और जिसको कहते हैं लेशमैनियासिस। ठीक है, और ये किससे फैलता है? इसका वेक्टर क्या है? सैंड फ्लाई। ठीक है, अगर आप चाहें तो, वैसे ज़रूरी नहीं है, फेलोबोटामस इसका जो है वो क्या है? फेलोबोटामस इसकी वो है सैंड फ्लाई का जोलॉजिकल नेम। ठीक, तो वेक्टर इज सैंड फ्लाई, और इसके होस्ट कौन है? डॉग्स। ये डॉग्स इसके होस्ट होते हैं, और कैट्स भी इसके होस्ट होते हैं। तो डॉग्स एंड कैट्स। ठीक, तो लेशमैनियासिस या काला अजार ये कहाँ रहता है? लिवर में, स्प्लीन में, लिम्फ ग्लैंड्स में, बोन मैरो में। ठीक है, एक और होता है नंबर 5, दैट इज जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस आई एम गोइंग टू टेल यू इट कॉजेस जियार्डियासिस।
ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कोर्स में नहीं है। और जियार्डियासिस ये इन्फेक्टेड फूड और वाटर से होते हैं, जिसमें इस जियार्डिया की सिस्ट आ जाती है, बस। तो ये बहुत सिंपल है। फिर एक है ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस, ठीक है। तो नंबर 6, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ये क्या कॉज करता है? इट कॉजेस ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया में क्या होता है? फ्रॉथी डिस्चार्ज होता है। कहाँ से? सेक्स ऑर्गन से या एक्सटर्नल जेनिटेलिया के आसपास फ्रॉथी झाग जैसा डिस्चार्ज होता है सेक्स ऑर्गन्स के पास से। पेन होता है, स्वेलिंग होती है फीमेल्स की वेजाइना में और मैन के प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो ये आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप डिजीजेस में भी पढ़ेंगे, ठीक। So this is all about flagellated protozoans. Now let us move on to point number 3. पॉइंट नंबर 3 क्या होगा? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जो है ना, ये इवोल्यूशनरली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं, इसमें जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो क्या है? सीलिया। दिस इज वेरी सिंपल। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर is cilia. Due to this reason, they are known as ciliated protozoans. अब मैंने आपको क्या बताया था? इवोल्यूशनरी ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एक्वेटिक हैं एंड दे आर हाईली एक्टिव। सो these are aquatic and highly active. बहुत ज़्यादा एक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। क्यों? बिकॉज व्हाट इज द रीज़न? क्योंकि इनकी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। रीज़न? प्रेजेंस ऑफ thousands of cilia all over the body. All over the body. तो वो सीलिया, और इन सारे सीलिया में ना डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब मिलजुल कर मूवमेंट में सब चीज़ में ये होती है। और सबसे नीचे जो ना जैसे इसका एग्जांपल पैरामीशियम है, तो जो पैरामीशियम में यहाँ पर लंबी लंबी सीलिया होती हैं, इसको कॉर्डल टफ्ट कहते हैं। तो इससे भी इसको स्ट्रेंथ मिलती है, कॉर्डल टफ्ट। दीज आर लॉन्ग। ये जो सीलिया हैं ये बाकी सारी बॉडी से डिफरेंट होती हैं। बाकी सारी बॉडी पर छोटी छोटी सीलिया होती हैं, लेकिन ये सीलिया काफ़ी लंबी रहती हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इवोल्यूशनरी पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, evolutionarily they are
very important as they possess two different pores. One pore is for ingestion of food, खाना खाने के लिए, is for ingestion of food, जो माउथ के इक्विवेलेंट कह सकते हैं, और जो दूसरा पोर है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर करने के लिए. सेकेंड पोर is for egestion of excretory wastes. जो एनस के इक्विवेलेंट होता है. फिलहाल उसे साइटोपाइज कहते हैं, लेकिन दो अलग अलग पोर्स होते हैं. ठीक, अब इसमें एक कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड गलेट. अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा. ठीक है, जो ना ऊपर की तरफ ओपन होती है, फूड को इंजेस्ट करते हैं जहां से, उसके पास से. They have a cavity called gullet which opens towards the surface. This point is also very very important. ये सरफेस की तरफ, बाहर की तरफ खुलती है, और जो सीलिया होती है इनका ना कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होता है. ठीक, तो वो जो सीलिया से जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, उससे जो फूड है वो गलेट में आ जाता है. ठीक है, सो ड्यू टू दी rhythmic or coordinated movements of cilia, the food is sent into this cavity. ठीक है, तो the food is sent into this cavity. और इस कैविटी को हमने क्या बोला है? We call it as gullet. तो ये सीलिया के मूवमेंट्स के थ्रू होता है ऐसा. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? What is the best example of ciliated protozoans? It is Paramecium. पैरामीशियम की दो स्पीशीज सबसे फेमस हैं. वो है पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ऑरेलिया. तो फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स की. तो एग्जाम्पल्स में द फर्स्ट एग्जाम्पल इज पैरामीशियम. सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का द फर्स्ट एग्जाम्पल इज पैरामीशियम. बेटा ये जो पैरामीशियम है, इसकी शेप बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे हम फुटवेयर जो पहनते हैं, स्लीपर, जो चप्पल पहनते हैं. तो इट इज नोन एज स्लीपर एनिमल्क्यूल. कॉल्ड स्लीपर एनिमल्क्यूल. इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया. ये पूछा जा सकता है. ये फ्री लिविंग होता है. फ्री लिविंग होता है, फ्रेश वाटर में रहता है, पैरासिटिक नहीं होता.
तो इट इज फ्री लिविंग ciliate of fresh water। ठीक है, फ्रेश वाटर का फ्री लिविंग सीलिएट है, फ्रीली रहता है, पैरासिटिक नहीं होता, फिर ये पानी की सरफेस पे रहता है और दूसरे प्लैंक्टन्स को या फूड को इंजेस्ट कर लेता है, तो इसको हम कहते हैं सरफेस फीडर। सरफेस फीडर ऊपर जो प्लैंक्टन्स को खाता है और ऊपर की सरफेस पर रहता है, तो सरफेस फीडर है। इसकी जो दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, टू इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ पैरामीशियम। एक है पैरामीशियम ऑरिलिया, ठीक है, क्या है, पैरामीशियम ऑरिलिया, और दूसरी है पैरामीशियम कॉर्डेटम। ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको सब एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है किससे, ऐसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन by transverse binary fission, ये याद रखेंगे आप। अब ये जो डायग्राम है, इसकी लेबलिंग के लिए मैंने क्या किया है, एक पिक्टोरियल डायग्राम लिया है। जैसे पैरामीशियम में ना न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म होता है, ये मैं स्टार बनाकर लिख रहा हूं यहां पर, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म। इसका मतलब है न्यूक्लियस होते हैं दो तरीके के, ये आप याद रखना, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। पहला जो है that is micronucleus, it helps in reproduction। और जो दूसरा है that is ये बड़ा वाला, ये मेगा न्यूक्लियस है, ये माइक्रो न्यूक्लियस है, अभी लेबलिंग भी करेंगे हम, that is मेगा न्यूक्लियस, it helps in other activities, it helps in other activities। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों तरह के न्यूक्लियस हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि पैरामीशियम के बारे में ये ज़रूर पूछा जाता है। अब इधर मैंने ये पिक्टोरियल डायग्राम लिया है आपको लेबलिंग्स बताने के लिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपको दिखाया हुआ है, ये हैं बहुत सारी सीलिया, और ये बेटा आपको अच्छे से पता है कि ये तो एनिमल किंगडम के हैं, तो इसमें सेल वॉल तो होगी नहीं, ये बात ध्यान रखना। जिसमें सेल वॉल नहीं होती है उसमें एक प्रोटीन रिच मेम्ब्रेन होती है विच इज नोन एज पेलिकल। तो ये है हमारी पेलिकल, दिस इज अ प्रोटीन रिच मेम्ब्रेन जो यूग्लिनॉइड्स में भी होती थी, जो इनकी वो बढ़ा देती है इलास्टिसिटी।
ये जो है ये ओरल ग्रूव है जिसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। दिस इज ओरल ग्रूव एंड दिस इज नोन एज वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं इसको? वेस्टिब्यूल कहते हैं। और ये जो है वेस्टिब्यूल के नीचे ये क्या है? दिस इज बक्कल कैविटी। यहां पर है बक्कल कैविटी। और यहां पर ये पोर है जिसको हम माउथ कहते हैं, या टेक्निकली दिस इज कॉल्ड साइटोस्टोम। साइटोस्टोम और सेल माउथ। मैं यहाँ पर स्टार बना रहा हूँ क्योंकि इवोल्यूशनरीली पैरामीशियम इज द फर्स्ट वन, या ciliated protozoans are the first one who have a different pore for ingestion of food। और ये वाला जो पोर है जो जिससे एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर जा रहे हैं, दिस इज नोन एज साइटोपाइज या एनल पोर। यहां पर भी मैंने स्टार लगा दिया है। ठीक बेटा। अब ये जो आपको गोले गोले दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, जो किस में हेल्प करेंगे? जो हेल्प करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन में। सो दीज आर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। और इन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के बाहर 5 to 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 5 to 7 रेडिएटिंग कैनाल्स, जो ऑस्मो रेगुलेशन में ही हेल्प करती है। ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है, दिस इज माइक्रो न्यूक्लियस। मैंने आपको पहले बताया था ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंड दिस इज द बड़ा वाला न्यूक्लियस, द लार्जर न्यूक्लियस, विच इज नोन एज मेगा और मैक्रो न्यूक्लियस। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, ये बाकी सारी चीज़ों में हेल्प करता है। ये जो लिक्विड कंटेंट है, दिस लिक्विड कंटेंट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और ये क्या बने हैं? देखो खाना अंदर आ रहा है, तो खाने से क्या बनते हैं? दीज आर दी फूड वैक्यूल्स। तो इसमें हमें कोई भी बीमारियां तो पड़नी नहीं है। क्यों? क्योंकि पैरामीशियम जो है वो बीमारियां कॉज ही नहीं करता है। ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं इसके अदर एग्जाम्पल्स जो बीमारियां कर सकते हैं, जैसे बैलेंटीडियम कोलाई, ठीक है, और वॉटिसेला। तो वो मैं यहाँ पर ही लिख दूं, एक सेकेंड। अदर ciliated प्रोटोजोन्स। भाई खाली ऐसा नहीं है ना कि आपको खाली पैरामीशियम का ही नाम पता हो। तो इसमें नंबर 2, 1 तो पैरामीशियम था, नंबर 2 है बैलेंटीडियम कोलाई। बैलेंटीडियम कोलाई के बारे में सुनना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो एंडोपैरासाइट है एंड इट लिव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स। और इससे एक डिजीज हो सकती है हमारे अंदर, सीलियरी डिसेंट्री। आपको इतना याद नहीं करना है। दूसरा जो होता है, मतलब जो 3rd नंबर पर होता है, दैट इज वॉटिसेला। और वॉटिसेला इज ऑल्सो नोन एज बेल एनिमल क्यूल।
क्योंकि ये बेल शेप का होता है, इस तरीके का। ऐसा लग रहा है ना, बेल को, घंटी को उल्टा सा लटका दिया हो, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर एक और है निक्टोथेरस। निक्टोथेरस कहाँ पर रहता है? फ्रॉग और कॉकरोच में। निक्टोथेरस। It lives in rectum of frog and cockroaches। तो अभी हमारे क्या पूरे हुए हैं? 3 तरीके के प्रोटोजोन्स पूरे हुए हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, एग्जाम्पल अमीबा, एंटामीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा, लिशमानिया, जियार्डिया एंड ट्राइकोमोनास। और सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, एग्जाम्पल पैरामीशियम, बेलेंटीडियम कोलाई, वर्टिसेला और निक्टोथेरस। ठीक है। नाउ अब बचता है हमारा आखिरी वाला, जिसको वी कॉल इट एज स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में नाम से पता चल रहा है, पहले मैं लिख देता हूं नंबर 4th, and that is स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स, बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझे स्पोरोजोन्स कहने की आदत है। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन कोई भी नहीं होता, तो लोकोमोटरी ऑर्गन इज एब्सेंट। लोकोमोटरी ऑर्गन इज एब्सेंट। और स्पोरोजोन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पोर से बना है स्पोरोजोन्स, तो दे हैव अ infective spore like stage in their life cycle। इनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्टिव स्पोर जैसी स्टेज प्रेजेंट होती है, जो डिजीजेस कॉज करती है। क्या कॉज करती है? डिजीजेस। वेट अ मोमेंट। ठीक है, इसलिए इनको स्पोरोजोन्स कहते हैं। जब आप ह्यूमन हेल्थ डिजीज में मलेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ ट्रोफोजॉइड स्टेज होती है, शाइजोइंट स्टेजेस होती हैं। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल है दैट इज प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट। एक हमने कल पढ़ा था प्लाज्मोडियम, जो स्लाइम मोल्ड की एग्रीगेशन थी, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड की, याद है? लेकिन यहां पर मैं लिख रहा हूं प्लाज्मोडियम दैट इज मलेरियल पैरासाइट, एंड इट कॉज द मोस्ट नोटोरियस disease named malaria, right?
नोटोरियस क्यों कहते हैं? नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, मतलब जो बहुत शैतान हो। तो मलेरिया में भी ऐसे ही होता है, फीवर चढ़ता है, शिवरिंग होती है, फिर उतर जाता है, फिर चढ़ता है। और इस डिजीज़ ने ह्यूमंस की पॉपुलेशन पर बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट दिया है, क्योंकि जब ये डिजीज़ होती है तो बहुत लोग जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसके और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मैंने प्लास्मोडियम लिखा, इसका सेकंड एग्जाम्पल होता है मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस। और तीसरा होता है बेबेसिया। ये जो बेबेसिया है दैट इज आरबीसी पैरासाइट, पैरासाइट ऑफ आरबीसी। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है प्लास्मोडियम, इसका सेकंड एग्जाम्पल है बेबेसिया। बेबेसिया इज एक्चुअली आरबीसी पैरासाइट। डिजीज हमें पढ़नी नहीं है, वैसे बेबेसियसिस कहते हैं, ठीक है। तीसरा है मोनोसिस्टिस। और जो मोनोसिस्टिस है इट इज द एंडोपैरासाइट विच लिव्स इन एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो एंडोपैरासाइट ऑफ एपिथेलियल सेल्स। और ये अगर आप लिखना चाहें तो इट ऑल्सो लिव्स इन सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवॉर्म। ये अर्थवॉर्म की सेमिनल वेसिकल्स में रहता है। अब थोड़ी सी बात अलग से प्लास्मोडियम के बारे में करते हैं। प्लास्मोडियम जो है उसके दो होस्ट होते हैं। दो होस्ट का मतलब है ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। तो यहां पर प्लास्मोडियम लिख रहा हूं मैं, प्लास्मोडियम इट इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाइजेनेटिक पैरासाइट का मतलब है इट हैज टू होस्ट्स। इसके दो होस्ट होते हैं। जो फर्स्ट होस्ट है जिसको प्राइमरी होस्ट कहते हैं, ठीक है, या डेफिनेट होस्ट। प्राइमरी और डेफिनेट होस्ट कौन है? जल्दी बोलिए, ये तो आपको पता रहना चाहिए। डेफिनेटिव होस्ट क्या है मलेरियल पैरासाइट का? अल्वीना, टेल मी द आंसर। दैट इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और इसको एक्चुअली वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर। और इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है जिसको इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं वो हम होते हैं। सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट दैट आर ह्यूमंस। हम है इसके सेकेंडरी हो, मतलब हाँ सेकेंडरी होस्ट माने इंटरमीडिएट होस्ट। नाउ इसकी जो प्लास्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज है उसको हम स्पोरोजोइट कहते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज
of Plasmodium. That is स्पोरोजोइट स्टेज. क्योंकि आपको पता है ट्रोफोजोइट स्टेज भी होती है, शाइजोइंट भी होती है, लेकिन इन्फेक्टिव स्टेज इज स्पोरोजोइट. वैसे तो हम आपको मलेरिया की लाइफ साइकिल में बताएंगे, लेकिन आप चाहें तो लिख लीजिए प्लाज्मोडियम की जो 4 स्पीशीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं. 4 इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम. 4 important species of Plasmodium. नंबर 1, सबसे पहली होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. और ये कौन सा मलेरिया कॉज करती है? बिनाइन टर्शियन मलेरिया. Plasmodium vivax. It causes benign टर्शियन. इन सब मलेरिया के बारे में तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है. ठीक है, इसलिए चारों स्पीशीज को हम ध्यान से पढ़ेंगे. फिर है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, ये कौन सा मलेरिया कॉज करता है? ये कॉज करता है मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया. क्या? मैलिग्नेंट. और इसका एक और नाम है मैलिग्नेंट टर्शियन, या इसको इर्रेगुलर भी कहते हैं, इर्रेगुलर मलेरिया. फिर थर्ड स्पीशीज जो है दैट इज प्लाज्मोडियम मलेरी. ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरी. ये कौन सा मलेरिया कॉज करती है? ये करती है क्वार्टन मलेरिया. ठीक है, क्वार्टन मलेरिया ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में होता है, क्वार्टियन मलेरिया. और लास्ट स्पीशीज है जो बहुत कम जगह जो मिलती है, बहुत कम जगह, दैट इज प्लाज्मोडियम ओवेल. और मैं यहां पर लिख देता हूं, इट इज द रेयरेस्ट स्पीशीज. प्लाज्मोडियम ओवेल. और ये कॉज करती है माइल्ड टर्शियन मलेरिया. और यहां पर मैं एरो करके इसके लिए लिख देता हूं, इट इज द रेयरेस्ट स्पीशीज. अब मलेरिया के कंट्रोल के बारे में हम मलेरिया वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे. मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसके कंट्रोल के लिए NMEP, तो ये हल्का सा यहाँ पर ही लिख देता हूँ, कंट्रोल ऑफ मलेरिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक प्रोग्राम चलाया है, दैट इज NMEP. आप फुल फॉर्म चाहें तो लिख लीजिए. फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम. और ये कब स्टार्ट हुआ था? नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम 1953 में.
इसमें ना एक आध जीके स्टाइल चीज़ें और पूछी जा सकती हैं कि मलेरिया डे कब होता है। मलेरिया डे होता है 20th अगस्त। मलेरिया डे इज़ ऑन 20th अगस्त, आने वाला है। सो ये मैं स्टार बनाकर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो मलेरिया डे 20th अगस्त। और अगर पूछा जाए मॉस्कीटो डे, दैट इज 29th अगस्त। ठीक है, 29th अगस्त। तो ये दोनों डे है। और जो आपका वेक्टर कंट्रोल सेंटर है, वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर, दैट इज इन पुडुचेरी, है ना। कभी कभी जीके स्टाइल क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर में जो आपको पता होने चाहिए। तो बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको ध्यान से देख लेते हैं, है ना। आज हमने वी स्टार्टेड विद प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के हमने मेजर फीचर्स पढ़ लिए, एनिमल लाइक होते हैं। सबसे पहले डिस्कवर एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। टर्म प्रोटोजोआ गोल्डफस्ट ने दिया, इसके स्टडी को प्रोटोजोलॉजी कहते हैं, है ना। और ये लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज के बेसिस पर 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, एग्जाम्पल अमीबा प्रोटियस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा कोलाई, है ना, और पीलोमिक्सा। फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जिसमें फ्लैजिला होता है, जैसे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा रोडियंस, ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई, लेशमानिया डोनोवानी, जियार्डिया और ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस। ठीक है। फिर हमने पढ़े सीलिएटेड प्रोटोजोन जिसमें मेन मेंबर था पैरामीशियम, बाकी था बैलेंटीडियम कोलाई, वॉटिसेला और नेक्टोथेरस। ऐसे ही स्पोरोजोन्स में मेन मेंबर है हमारा प्लाज्मोडियम, बाकी भी हमने 2 मेंबर्स पढ़े थे। जल्दी बताइए कौन कौन से पढ़े थे? बेबेसिया एंड मोनोसिस्टिस। तो यहाँ तक हमने सब पढ़ लिए, इनके डिजीजेस पढ़ लिए। स्पोरोजोन्स को स्पोरोजोन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल में इन्फेक्टिव स्पोर जैसी स्टेज प्रेजेंट होती है। तो ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बेटा। और अब आखिरी में डेली हम क्या करते हैं, वी सॉल्व अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हाउ मैनी गिवन फीचर्स आर रिलेटेड टू पैरामीशियम। अब पैरामीशियम किसका एग्जाम्पल है? सीलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है। तो उसमें फ्लैजिला तो होगा नहीं, उसमें क्या होगा? सीलिया। और क्या इसमें सिलिका शेल्स होती हैं? नहीं, सिलिका शेल होती है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में, वो भी एक्वेटिक मैराइन फॉर्म्स में। क्या इसमें गलट होता है? बिल्कुल, इसमें गलट प्रेजेंट होता है। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन दी लाइफ साइकिल, ये पैरामीशियम में नहीं होती है, ये किस में होती है? स्पोरोजोन्स में। सिलिका शेल्स किस में होती है? मैराइन अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में। और फ्लैजिला किस में होती है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में। तो जो है वो क्या है? सीलिया एंड गलट। आपको पता है कि पैरामीशियम ऐसा पहला इवोल्यूशनरी प्रोटोजोन है या एनिमल किंगडम का मेंबर था इवोल्यूशनरी, जिसमें फूड के रिसीविंग के लिए साइटोस्टोम माउथ होता है जो गलट के नीचे होता है, और साइटोपाइज माने एनल पोर होता है। तो इसमें 1 and 1 2 फीचर्स आर प्रेजेंट। तो हमारा बेस्ट आंसर होगा 2। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अब अगर आर.एच. विटेकर का देखें तो किंगडम मोनेरा हो चुकी है, या कार्ल वूस का देखें तो किंगडम आर्की बैक्टीरिया और किंगडम यू बैक्टीरिया हो चुका है, दोनों हो गए हैं। फिर आज हमारा किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ पर ख़त्म हुआ। कल हमने प्लांट लाइक और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट पढ़े थे, आज हमने एनिमल लाइक। एनसीईआरटी में तो ये 2 लाइन में देकर ख़त्म है, लेकिन ये लिंक्ड है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से। तो जो मैंने आपको बताया इतनी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कल हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई। तो आर.एच. विटेकर के हिसाब से ये 3rd किंगडम है, कार्ल वूस के हिसाब से 4th किंगडम है। तो 2 क्लासेस में हम किंगडम फंजाई खत्म कर लेंगे, और फिर आपका वायरसेस, लाइकेंस, वो सब बचा है, वो सब हम एंड कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
पढ़ते रहिए, डाउट्स पूछते रहिए। मिलेंगे कल इसी समय किंगडम फंजाई के साथ, कल 12:30 पर। अंटिल देन कीप स्टडिंग। और आज जो मैंने डीएसए लगाई है वो आप सॉल्व करेंगे, और कोई डाउट्स होंगे तो आप कल स्टार्टिंग में जब मैं रिकैप करता हूं तब आप पूछ लेंगे। अगर आप ये फॉलो करेंगे ना तो आप कभी भी आपको पढ़ने में परेशानी नहीं आएगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मीट टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन, गुड बाय।